आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। हम उन सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं और यह जानेंगे कि किस तरह से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम एसिड्स और बेसिस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम एसिड्स और बेसिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यह जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या महत्व होता है। हम सॉल्ट्स के प्रिपरेशन और उनके यूजेस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग-अलग सब्सटेंसेस का टेस्ट अलग-अलग होता है। जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट सावर यानी कि खट्टा होता है, उनमें एसिड्स होते हैं और जिन सब्सटेंसेस का टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा होता है, उनमें बेसिस होते हैं। एसिड्स और बेसिस की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि किसी सब्सटेंस में एसिड है और यदि हम उसमें बेस को मिक्स कर दें, तो एसिड का इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। एसिड्स और बेसिस की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम अपने पेट में होने वाली एसिडिटी को ट्रीट करते हैं। एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर बेस होता है और जब हम एंटासिड्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे पेट में होने वाली एक्सेस एसिडिटी के इफेक्ट को रिड्यूस कर देते हैं और हमें कंफर्टेबल फील होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर्स किन्हें कहते हैं। इंडिकेटर्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं यह आइडेंटिफाई करने में कि कोई दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जब हम एक इंडिकेटर को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, वो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेता है। मतलब कि एसिडिक मीडियम में वो अपना कलर कुछ और तरीके से चेंज करता है और बेसिक मीडियम में वो अपना कलर कुछ और तरीके से चेंज करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसने अपना कलर किस तरह से चेंज किया है, हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। यदि हम इंडिकेटर्स के टाइप्स की बात करें तो इंडिकेटर्स मेनली 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर और दूसरे को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं। इसके एग्जांपल हैं लिटमस और टर्मरिक। लिटमस बेसिकली लाइकन नाम के एक प्लांट से मिलता है। यह पर्पल कलर का डाई होता है। जब ना तो इसमें एसिड मिला हो और ना इसमें बेस मिला हो, तो इसका अपना कलर पर्पल होता है और यह लाइकन नाम के एक प्लांट से मिलता है जो कि बेसिकली एक डिवीजन ऑफ प्लांट्स जिसको हम थैलोफाइटा कहते हैं, उस डिवीजन ऑफ प्लांट से बिलॉन्ग करता है। इसी तरह से टर्मरिक हमें टर्मरिक प्लांट से मिलता है। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो मैन मेड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और ये केमिकल कंपाउंड्स भी डिफरेंट मीडियम के अंदर अपना कलर डिफरेंट तरीके से चेंज कर लेते हैं और उस कलर चेंज की वजह से हम यह आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं फिनोल्फ्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बेसिस का ब्लू लिटमस के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि एसिड्स का रेड लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। फिनोल्फ्थेलिन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं, तो वो कलरलेस ही बना रहता है, लेकिन जब हम उसमें बेस ऐड करते हैं, तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर खुद का ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कुछ इंडिकेटर्स एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने कलर्स को चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने स्मेल को चेंज कर लेते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल एटसेट्रा। ये अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल जब बेसिक मीडियम में होते हैं तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो खत्म हो जाती है, जबकि एसिडिक मीडियम के अंदर जो इनकी अपनी स्मेल होती है वो सस्टेन्ड रहती है।
तो इस तरह से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, जो कि बेसिकली डिफरेंट मीडियम्स में अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल बेसिक मीडियम में अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को लूज़ कर देते हैं, लेकिन एसिडिक मीडियम में अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को मेंटेन रखते हैं। परंतु इसके अलावा कुछ ऐसे भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को चेंज कर लें और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को मेंटेन रखें। मेनली ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम उन इंडिकेटर्स को कहते हैं जिनके अंदर जिनके स्मेल में चेंजेस आते हैं जब हम उन्हें एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखते हैं। लेबोरेटरी में दिखाई पड़ने वाले कुछ कॉमन एसिड्स के एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, निट्रिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है HNO3। इसके विपरीत बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। अब हम एसिड्स और बेसिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन से यह समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। यह देखा गया है कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस केमिकल रिएक्शन को हम एक जनरल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल गिव्स ए कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है और इस रिएक्शन के दौरान जिंक सल्फेट जो कि एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हम इस सेटअप के द्वारा बेसिकली यह कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बेसिकली जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एक एसिड और मेटल का रिएक्शन देखा जा रहा है, तो उस दौरान हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और इस हाइड्रोजन गैस को हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इस सेटअप के द्वारा कि ये वाकई में हाइड्रोजन गैस ही है या फिर कुछ और है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो यदि हम इस दिए हुए डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के ग्रैन्यूल्स को लिया गया है और उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया गया है। जब जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट यानी कि एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस हाइड्रोजन गैस को हम इस डिलीवरी ट्यूब के द्वारा एक सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हैं। जब ये हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन से गुजरेगी तो सोप के बबल्स फॉर्म होंगे और उन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप होगी। यदि हम एक बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लेकर आए तो वो बर्निंग कैंडल एक पॉप साउंड के साथ जलेगा। यह पॉप साउंड इस बात को इंडिकेट करेगा कि उस सोप बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप्ड थी। तो इस बात से यह कंफर्म हो जाता है कि जब एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरह से जब बेसिस भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट यानी कि Na2ZnO2 जिसे हम सोडियम जिंकेट कहते हैं वह फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज को भी हम पिछले सिमिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन यह भी देखा गया है कि सभी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और जब यह रिएक्शन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है।
यह देखा गया है कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम दिए हुए इन 2 केमिकल रिएक्शंस के द्वारा देख सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। इसी तरह से जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। दिए हुए इस डायग्राम में एक सेटअप को शो किया गया है। यह सेटअप इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि हम यह कन्फर्म कर सकें कि जब एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट को लिया गया है और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। इस रिएक्शन के दौरान जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। जब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, तो उस गैस को हम एक डिलीवरी ट्यूब के द्वारा एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर जा रहे हैं, जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि लाइम वाटर रखा हुआ है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे, तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जो कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, CaCO3, और इसके साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो यह बेसिकली सेटअप इस बात को कंफर्म करता है कि जब एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो उस स्थिति में एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। और जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं, तो लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है। यह मिल्कीनेस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, और यह मिल्कीनेस इस बात को कंफर्म करती है कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। मतलब कि एसिड और मेटल कार्बोनेट और एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसीलिए जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इसका मतलब यह है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यह केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जो कि एक बेस होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि एक एसिड होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, और वाटर फॉर्म होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है। यह देखा गया है कि जब कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक मेटल ऑक्साइड होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक एसिड होता है, उसके रिएक्शन को शो किया गया है। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, और वाटर फॉर्म होता है। हम इस एग्जाम्पल के द्वारा यह भी देख सकते हैं कि जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं, तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, और जब मेटल ऑक्साइड्स और एसिड्स रिएक्ट करते हैं, तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इस बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है, वो बेसिक होता है। इसी तरह से यह भी देखा गया है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल होता है और उसका ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट होता है, और वाटर फॉर्म होता है।
तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, और यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। तो इस बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं नेचर में। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और यदि एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं तो वो ऐसा करते कैसे हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक बीकर में एक कॉर्क को रख करके उस पर 2 आयरन नेल्स इंसर्ट किए हुए हैं। इन आयरन नेल्स को एक एक्सटर्नल 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया गया है, और इस सर्किट के अंदर एक बल्ब और स्विच भी है। जब हम इस बीकर के अंदर कोई एसिड जैसे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो यह देखते हैं कि बल्ब जलने लगता है। बल्ब का जलना यह इंडिकेट करता है कि इस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। बाहर तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू फ्लो कर रही है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का रीज़न ये होता है कि डाइल्यूट एसिड कोई भी डाइल्यूट एसिड आयोनाइज हो जाता है और अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन और एनायंस में टूट जाता है। यदि हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन आयंस और क्लोरीन आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आयंस के मूवमेंट की वजह से फ्लो करती है। इसीलिए एक एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है, और हम ये देखते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। हालांकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन मौजूद होता है, लेकिन जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता, और इसी वजह से ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, और यही वो रीज़न है कि ग्लूकोज एसिडिक भी बिहेव नहीं करता। अब तक हमने एसिड्स की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। यह देखा गया है कि एसिड्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज तभी शो करते हैं जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। इसका रीज़न यह है कि एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में यानी कि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोजन आयंस और एक एनायन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन फॉर्म करता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन फॉर्म करता है। हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। यह हाइड्रोनियम आयन ही एक एसिड के उसके एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपने प्योर फॉर्म में एक एसिड आयोनाइज नहीं हो सकता, इसीलिए वह अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लें और उसको ब्लू लिटमस पर डालें तो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु यदि हम प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ले लें और उसको एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से पास करें तो वह ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। यह बिहेवियर इस बात को इंडिकेट करता है कि एसिड्स अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज इसीलिए शो करते हैं क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाने के बाद वो आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि अपने 100% प्योर स्टेट में वह आयोनाइज नहीं होते और इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करते। एसिड्स की तरह ही जब हम बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव कैटायंस और हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इस स्थिति में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी सक्षम हो जाते हैं। कुछ बेसिस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और ऐसे बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी बेसिस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। एसिड्स और बेसिस को डाइल्यूट बनाने की प्रक्रिया एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब कि
जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं या फिर जब हम किसी बेस को डाइल्यूट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज़ होती है। डाइल्यूट करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एसिड में वाटर ऐड करते हैं या फिर जब हम किसी बेस में वाटर ऐड करते हैं, तो यह एक हाईली एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट होता है कि जब हमें एक एसिड को या फिर एक बेस को डाइल्यूट करना हो, तो हम वाटर में एसिड को या फिर वाटर में बेस को धीरे-धीरे ऐड करें। ऐसा करने से हम हीट प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और बर्न्स को बचा सकते हैं। यदि हम किसी कॉन्सन्ट्रेटेड एसिड में या फिर किसी कॉन्सन्ट्रेटेड बेस में वाटर ऐड करेंगे, तो ऐसी स्थिति में सडनली बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो जाएगी और इस एक्सेसिव हीट की वजह से सारा सॉल्यूशन स्प्लैश आउट होकर के हमें बर्न्स कॉज़ कर सकता है। साथ ही साथ एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन की वजह से ग्लास भी ब्रेक डाउन हो सकता है। इसीलिए जब हमें किसी एसिड को या फिर किसी बेस को डाइल्यूट बनाना हो, तो ऐसी स्थिति में यह इम्पोर्टेंट होता है कि हम एसिड या बेस में वाटर ऐड करने की बजाय वाटर के अंदर धीरे-धीरे एसिड को ऐड करें और उसे मिक्स करते रहें ताकि हमारा हीट डिसिपेट भी होता रहे। इसी तरीके से जब हमें बेस को डाइल्यूट करना होता है, तो हम वाटर के अंदर बेस को ग्रेजुअली ऐड करते हैं और उसे swirl करते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं ताकि हीट हमारा डिसिपेट होता रहे और सडनली बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस ना हो। तो इसीलिए जब हमें एसिड को डाइल्यूट बनाना हो या बेस को डाइल्यूट बनाना हो, तो यह रूल याद रखना पड़ेगा कि हमेशा ही वाटर के अंदर एसिड या बेस को ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड या बेस के अंदर ऐड करें। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एसिड्स और बेसिस के स्ट्रेंथ को कौन-सा फैक्टर अफ़ेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें कि एक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है दूसरे एसिड के कंपैरिज़न में या फिर एक बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है दूसरे बेस के कंपैरिज़न में। यह देखा गया है कि जो एसिड जितनी ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है, वह उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और जो एसिड कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है, वह एक वीक एसिड होता है। इसके विपरीत जो बेस ज़्यादा मात्रा में हाइड्रॉक्साइड आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और जो बेस कम हाइड्रॉक्साइड आयन्स यानी कि OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर सकता है, वह वीकर बेस होता है। किसी सब्सटेंस की एसिडिटी या उसकी बेसिसिटी को मेजर करने के लिए एक स्केल डेवलप किया गया है जिसे हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 0 से लेकर के 14 के बीच में हो सकती है। जब किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 के बराबर होती है, तो 7 वैल्यू यह इंडिकेट करता है कि वह सब्सटेंस न्यूट्रल है। इसका मतलब ना तो वो एसिडिक है और ना वो बेसिक है। जब किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से लेस होती है, यानी कि 0 से लेकर के 7 के बीच में होती है, तो यह इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है और जब किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होती है, यानी कि 7 से लेकर के 14 के बीच में होती है, तो यह पीएच वैल्यू इंडिकेट करता है कि वो सब्सटेंस बेसिक है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जब किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, तो वो एसिडिक होता है और जब किसी सब्सटेंस की वैल्यू मोर देन 7 होती है, तो वो बेसिक होता है। हम जैसे-जैसे लोअर पीएच वैल्यू की तरफ जाते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारा एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाता है और जैसे-जैसे हमारे पीएच की वैल्यू हायर होती चली जाती है, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वो सब्सटेंस एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाता है। बेसिकली जो जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है और जो जितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा हाइड्रॉक्साइड आयन्स यानी कि OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आम जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए एक ऑप्टिमल पीएच रेंज की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी में होने वाले सभी प्रोसेसेस 7 से लेकर के 7.8 पीएच की रेंज में होते हैं। जब
जब बारिश की पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, तो ऐसी बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। जब ऐसी बारिश नदियों से होकर बहती है, तो वो उन नदियों के पीएच की वैल्यू को लोअर कर देती है और ऐसे लोअर्ड पीएच वैल्यू के एनवायरनमेंट में एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह से प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी एक ऑप्टिमल पीएच की आवश्यकता होती है। हमारा स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट तो करता है, लेकिन हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग कुछ इस तरह से बनी होती है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको डैमेज नहीं कर पाता। जब कभी ओवर ईटिंग की वजह से एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इंडाइजेशन कॉज होती है और एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं। एंटासिड्स में बेसिस होते हैं और यह बेसिस एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। हमारे टूथ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को इनेमिल कहते हैं। इनेमिल कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट की बनी होती है। कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसका मतलब यह है कि टूथ का इनेमिल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसे वाटर के द्वारा भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम खाना खाते हैं, तो खाने का कुछ अवशेष हमारे दाँतों के बीच में फँस जाता है और इस फूड रिमेन के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ये बैक्टीरिया उस फूड को डिकम्पोज़ करके कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है, तो ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारे टूथ का इनेमिल डिके करने लगता है और उसमें कैविटीज़ बन जाती हैं। यदि हम अपने टूथ के डिके को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम खाना खाने के बाद टूथपेस्ट से ब्रश करें। टूथपेस्ट में बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि एसिड्स के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करते हैं। जब हमें कोई मधुमक्खी काटती है, तो वो हमारे स्किन के अंदर कुछ एसिड रिलीज़ कर देती है और इस एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन कॉज़ होती है। इसी तरह से नेटल एक प्लांट होता है, जो कि एक हर्बेशियस प्लांट है। उसके पत्तों में स्टिंगिंग हेयर होते हैं। जब कभी एक्सीडेंटली हम उसके पत्तों को छू लेते हैं, तो वो हमारे स्किन के अंदर मेथनोइक एसिड रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जलन और पेन होता है। यदि हम इससे रिलीफ़ पाना चाहते हैं, तो हम स्टिंगिंग की जगह पर यदि कोई बेस अप्लाई करें, जैसे कि बेकिंग सोडा, तो इससे हमें रिलीफ़ मिलेगा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और सॉल्ट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। सॉल्ट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज़ करते हैं और जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक बेस होता है। जब किसी दो सॉल्ट के कैटायंस या फिर एनायंस एक जैसे होते हैं, तो हम यह कहते हैं कि वो दोनों सॉल्ट सेम फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो सॉल्ट्स को लिया है। एक का नाम है सोडियम क्लोराइड और दूसरे का नाम है सोडियम सल्फेट। इन दोनों सॉल्ट्स में हम यह देख सकते हैं कि इन दोनों के ही कैटायंस सोडियम आयंस हैं, इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ये दोनों सॉल्ट्स सोडियम सॉल्ट्स फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। इसी तरह से यदि हम सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को लें, तो यह देखेंगे कि इन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कॉमन है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड सॉल्ट्स फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। अब हम सॉल्ट्स के पीएच के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, वह न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसका मतलब यह है कि उसकी पीएच वैल्यू 7 के करीब होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH।
इसी तरह से यह भी देखा गया है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है, तो ऐसा सॉल्ट एसिडिक नेचर का होता है। इसी तरह से जब एक स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है, तो ऐसा सॉल्ट बेसिक नेचर का होता है। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। यह वही सॉल्ट होता है जिसे हम अपने फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। सी वाटर में सोडियम क्लोराइड के साथ-साथ और भी दूसरे बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं। हम सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को दूसरे सॉल्ट से प्यूरिफाई करके प्राप्त करते हैं। इसी तरह से रॉक सॉल्ट के अंदर भी कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड होता है दूसरे सॉल्ट्स के साथ-साथ। हम रॉक सॉल्ट से भी कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। कॉमन सॉल्ट्स हमारे जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे बहुत सारे मटेरियल्स के रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। जब हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स में 3 सब्सटेंसेस मिलते हैं। पहला होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH, दूसरा होता है क्लोरीन गैस और तीसरा होता है हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्लोरीन फॉर्म होती है जिसको क्लोर वर्ड रिप्रेजेंट करता है, और NaOH फॉर्म होता है जो कि एक एल्कली है, एक बेस है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाले तीनों ही प्रोडक्ट्स जैसे कि NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलती है और इसका इस्तेमाल हम वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट्स की तरह करते हैं। जबकि हाइड्रोजन गैस हमें कैथोड पर मिलती है और इसका इस्तेमाल हम फ्यूल्स में, फर्टिलाइज़र्स बनाने में करते हैं। इसके विपरीत कैथोड के पास ही हमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलता है और इसका इस्तेमाल हम मेटल्स को डीग्रीस करने में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में करते हैं। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, वह एक प्रिकर्सर प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है, जिसके द्वारा हम दूसरे बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट्स जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के दौरान क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। जब हम इस क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम CaClO का होल ट्वाइस यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम क्लोथ्स को ब्लीच करने के लिए और वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यह देख सकते हैं कि अल्टीमेटली सोडियम क्लोराइड से ही हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है और इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में करते हैं। बेकिंग सोडा एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। यह एक माइल्ड बेस होता है। जब सोडियम क्लोराइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा फॉर्म करता है। तो यहाँ पर भी हम यह देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं और इससे हम बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। बेकिंग सोडा का हम इस्तेमाल बेकिंग के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल एंटासिड्स में भी किया जाता है। जैसा कि हम दिए हुए इस लेफ्ट केमिकल इक्वेशन में देख सकते हैं कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो वह सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे फूड को फ्लफी बनाता है। जब हम बेकिंग सोडा में एक माइल्ड एडिबल एसिड ऐड करते हैं जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करके हम केक्स बनाते हैं। जब हम बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 में कोई माइल्ड एडिबल एसिड ऐड करते हैं, तो उस एसिड से हाइड्रोजन आयन निकल कर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है और इस रिएक्शन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हमारा केक सॉफ्ट बनता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। जब यह सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है और Na2CO3.10H2O फॉर्म कर देता है। Na2CO3.10H2O कंपाउंड को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। बेसिकली हम यह कह सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इस कंपाउंड के अंदर एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं और इस तरह से यह एटॉमिक स्ट्रक्चर बना होता है। तो जब इस तरह का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है जहां पर कि सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को अपने अंदर ही क्रिस्टलाइज कर लेता है और Na2CO3.10H2O कंपाउंड फॉर्म कर देता है, तो इस Na2CO3.10H2O कंपाउंड को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इस कंपाउंड का इस्तेमाल हम क्लीनिंग एजेंट की तरह करते हैं और हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए भी करते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। जैसा कि हमने वॉशिंग सोडा के केस में देखा था कि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। हम यह देख सकते हैं कि इस सॉल्ट के वन फॉर्मूला यूनिट में 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 होता है। यदि हम कॉपर सल्फेट के केमिकल फॉर्मूला को देखें तो वह होता है CuSO4.5H2O। इसका मतलब यह है कि कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 होता है क्योंकि उसके एक फॉर्मूला यूनिट में 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब कोई कंपाउंड या कोई सॉल्ट क्रिस्टलाइज होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा बन जाते हैं और यह अलग से लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को लेते हैं तो यह ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज होकर के उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो इस प्रोसेस में जो क्रिस्टलाइज्ड वाटर है वह बाहर निकल जाता है और कॉपर सल्फेट का कलर वाइट हो जाता है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान वाटर एक पर्टिकुलर सॉल्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा ही बन जाता है, वह अलग से लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। यहाँ पे .12H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सॉल्ट के फॉर्मूला यूनिट में 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम प्लास्टर कास्ट्स में करते हैं। जब किसी पर्सन की हड्डी टूट जाती है तो हड्डियों के डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके प्लास्टर कास्ट का निर्माण करते हैं ताकि हड्डी अपनी जगह पर फिक्स रहे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हम टॉयज और स्टैचूज बनाने में भी करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने फॉलोइंग इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया। जब एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जब एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। और जब एसिड एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होती है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि एसिड्स अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी इसलिए शो करते हैं क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करते हैं। इसी तरह से बेसिस अपनी बेसिक प्रॉपर्टी इसलिए शो कर पाते हैं क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशंस में हाइड्रोक्साइड आयंस यानी कि OH माइनस आयंस फॉर्म करते हैं। हमने यह भी जाना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है।
हमने यह समझा कि किस तरह से पीएच स्केल किसी एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हमने यह भी जाना कि किस तरह से हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं जिसे हम और भी बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।